Hello everyone. Good morning. My name is Mohit, Assistant Professor, Chemistry Department, DN College, हिसार। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, यूनिट नंबर 4, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी सेकेंड ईयर। जैसा कि हमें पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक कोऑर्डिनेशन इज ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, हमें ये भी पता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पहले एक थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों थ्योरी ने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझाया था। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने अच्छे से समझा पाया। ओके, तो crystal field theory is now much more widely accepted than the valence bond theory. Crystal field crystal field theory consider there is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals, but valence bond theory के according there is attraction between metal and ligand in a complex, and it is purely electrostatic. Okay, the transition metal which form the central atom in the complex is regarded as a positive ion equal to oxidation state. This is surrounded by negative ions or neutral molecules which have a lone pair of electrons. मतलब कि क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर तो क्या था, हमें मेटल एंड लिगेंड को के बीच में कोई इंटरेक्शन उसने कंसिडर नहीं किया। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर मेटल को पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड को नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया। ओके, इन दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर कुछ एजप्शंस हैं बनाए गए थे। पहली एजप्शन है, लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। Second, there is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals. Third, the d orbitals on the metal के पास जो भी d orbitals हैं, 5 d orbitals हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और उनको क्या बोला गया, d जनरेट इन द फ्री एटम। इन आइसोलेटेड गैसेस मेटल आयन के अंदर 5d ऑर्बिटल्स ऑल हैव सेम एनर्जी, सभी क्या रखते हैं, सेम एनर्जी रखते हैं, और उनको क्या बोला गया, डी जनरेट। फिर भी इफ यदि स्फेरिकली फिल्ड है, नेगेटिव चार्ज सराउंड्स द मेटल आयन, यदि मेटल ट्रांजिशन मेटल स्फेरिकली सराउंडेड है लिगेंड्स के द्वारा, तो क्या होगा, तब भी डी ऑर्बिटल्स रिमेन्स डी जनरेट। हाउएवर, फिर भी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इज रेज्ड बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द फील्ड, ओके, ऑफ द लिगेंड। In most transition metal complexes, either 6 or 4 ligands surround the metal, giving octahedral or tetrahedral structures. In first of all, we will study about octahedral complexes. In octahedral complexes, the metal is at the center of the octahedron and the ligands are at the sixth corner, and जो ligands होते हैं वो किस पे होते हैं, सिक्स कॉर्नर पे होते हैं। डायरेक्शंस x, y and z point to 3 adjacent corner of the octahedron. Thus, under the influence of an लेकिन octahedral ligands फील्ड जो हमारे ligands हैं उनकी इन्फ्लुएंस के अंडर में दो डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं दो ग्रुप के अंदर, टू लेवल के अंदर, ठीक है। और उन लेवल का बीच का जो डिफरेंस है उसको डिनोट करते हैं हम डेल ओ के साथ या फिर 10 dq के साथ। एंड मिडल में जो एक क्या बनता है, बैरी सेंटर, बिल्कुल मिडल में। ओके, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है फ्री मेटल आयन के केस में डी ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल जो हैं मेटल आयन के वो एक साथ हैं, लाई कर रहे हैं। लेकिन मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं टू ग्रुप के अंदर, T2g एंड Eg और लेवल के अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्प्लिट अप T2G और EG और लेवल के अंदर d ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो गए। अब यहाँ पे मिडल में क्या है, बैरी सेंटर बन चुका है और उनके T2G एंड EG ऑर्बिटल के बीच का जो जो डिफरेंस है उसको किस डिनोट करेंगे, डेल ओ। ओके, अब बैरी सेंटर से ऊपर का जो डिफरेंस है EG का जो गैप है उसको हम डिनोट करेंगे, वो कितना गैप है, 0 प्लस 0.6 डेल ओ। एंड T2G का जो गैप है फ्रॉम बैरी सेंटर से वो कितना है, -0.4 डेल ओ। ठीक है, अब ये डिफरेंस कितना है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग लिगेंड्स के लिए भी अलग अलग होता है, वो हम निकालेंगे आगे। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करता है, CFC वैल्यू निकालेंगे और तभी पता चलेगा लिगेंड्स की। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया टाइटेनियम का, टाइटेनियम TiS2O6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, टाइटेनियम के पास एक डी इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे एक डी इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या होगा, हम इसकी CFC वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना गैप है। स्प्लिट अप होने के बाद डी ऑर्बिटल्स का जो गैप आता है वो कितना आता है, तो इसके अंदर हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के पास, तो इसलिए T2G के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग कर ली। तो इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला जाएगा, ना कि T2G के नेक्स्ट ऑर्बिटल में। ओके, अब देखो हमें अगर इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि एक ब्रॉड पीक हमें मिलती है एट 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें एक ब्रॉड पीक मिलती है, ये हमारी ब्रॉड पीक है। ठीक है, अब डेल ओ की वैल्यू जो इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना गैप होगा डिफरेंस T2G एंड EG लेवल के बीच का, तो डिपेंड करता है 3 फैक्टर के ऊपर। तो पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, सेकंड क्या है, चार्ज ऑन द मेटल आयन, मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है या हाईली नेगेटिव चार्ज है। अब लिगेंड का नेचर कैसा है, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड फील्ड है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डेल ओ की वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट यही है कि जो मेटल है हमारा वो 3D सीरीज से है या 4D सीरीज से है या 5D सीरीज से है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जिसके ऊपर डेल ओ की वैल्यू डिपेंड करती है। अब लिगेंड की अगर बात करें हम, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि किस लिगेंड की डेल ओ वैल्यू सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फील्ड लिगेंड वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑल हैलोजन्स कंसिडर वीक लिगेंड फील्ड्स एंड नाइट्रोसिल लिगेंड, साइनाइड लिगेंड एंड कार्बोनिल लिगेंड कंसिडर स्ट्रॉन्ग लिगेंड field. Okay, and water lie between neutral in middle line. Okay, अब क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, CFC की वैल्यू निकालेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स की CFC वैल्यू कितनी है, किसकी कितनी है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, हम एक आगे फॉर्मूला फिलअप पढ़ेंगे उसके द्वारा। द टोटल CFC वैल्यू इज गिवन बाई, ये हमारा फॉर्मूला है CFC वैल्यू फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए -0.4 N T2G प्लस में 0.6 N EG ऑर्बिटल, where N T2G and N EG are the number of electrons occupying the T2G and EG orbitals respectively. ओके, यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू क्या है, N मतलब कि T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो T2G के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, एंड EG में जितनी इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से और उसको ऐड कर देंगे, इससे हमारी CFC की वैल्यू आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये जो वैल्यू है CFC की वैल्यू है, ये हमें क्या बताती है कि डी ऑर्बिटल के जो
T2G और EG ऑर्बिटल हैं उनके बीच का गैप कितना है, कितने वो स्प्लिट अप होंगे वो, ठीक है, उनका गैप कितना होगा। ओके, अब नोट करना कि जो CFC वैल्यू है वो 0 होती है किसके लिए, D0 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, CFC वैल्यू इज आल्सो 0 फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFC की वैल्यू 0 होती है। जैसा कि यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने ले रखा है। तो लो स्पिन में और हाई स्पिन में क्या डिफरेंस है, हाई स्पिन में क्या होता है, जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G के अंदर फिलिंग हो जाएगी, फिलअप हो जाएंगे, और 4th इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। हाई स्पिन में क्या होगा, 4th इलेक्ट्रॉन गोज टू EG ऑर्बिटल, मतलब कि पेयरिंग नहीं होगी T2G ऑर्बिटल के अंदर। बट इन केस ऑफ लो स्पिन पेयरिंग अकर्स, ठीक है, मतलब कि 4th इलेक्ट्रॉन गोज टू T2G ऑर्बिटल्स नॉट इन EG ऑर्बिटल्स। ओके, एक बात और भी है कि हमारे हाई स्पिन के अंदर डेलो की वैल्यू स्मॉल होती है, स्मॉल डेलो वैल्यू इन केस ऑफ हाई स्पिन एंड लार्ज डेलो वैल्यू इन केस ऑफ लो स्पिन। ओके, अब हम CFC वैल्यू निकालेंगे फॉर ए कॉम्प्लेक्स के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए CFC की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। जैसे कि CFC वैल्यू हम पढ़ेंगे 2 केस के लिए, पहला है वीक लिगेंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। तो जैसा कि हमने D1 का केस लिया है, तो D1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसा कि हमने पहले बताया था, क्या था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुटअप करेंगे कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और EG ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, -0.4 N T2G प्लस में 0.6 N EG। तो इसका मतलब यहाँ पे T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, एंड EG ऑर्बिटल में 0। तो इसलिए क्या करेंगे, -0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए 0.6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो -0.4 इंटू में 1 इज इक्वल टू -0.4। तो ये वैल्यू आती है हमारी CFC की फॉर D1। ओके, इसी प्रकार सिमिलर D2 के लिए करेंगे, D3 के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी टेबल बता रखी है D1 से लेके D10 तक, इन केस ऑफ वीक लिगेंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। अब हम करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसा कि हमें पता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस कुछ के अंदर क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर T2G हमें ये पता है कि D ऑर्बिटल स्प्लिटअप हो जाते हैं 2 लेवल के अंदर, किसमें, 2 लेवल के अंदर, T2G में एंड EG ऑर्बिटल में। ओके, तो यदि हमें T2G ऑर्बिटल या EG ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है, अगर D ऑर्बिटल्स इज फिल्ड सिमेट्रिकली, देन रिपल्सन ऑफ लिगेंड्स का जो रिपल्सन है वो क्या होगा, इक्वली होगा। तो इसलिए नो डिस्टॉर्शन, ओके, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर विल बी ए कंप्लीटली रेगुलर ऑक्टाहाइड्रॉन। ओके, लेकिन इन केस ऑफ D ऑर्बिटल, इन केस ऑफ एसिमेट्रिकली फिल्ड ऑफ D ऑर्बिटल, अगर D ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तब क्या होगा, D जनरेसी ब्रेक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। अगर
T2G के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1, है ना। तो अगर T2G के अंदर 3 या 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा? वो सिमेट्रिकली फील्ड होगा। इसी प्रकार EG ऑर्बिटल की अगर बात करें तो EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो क्या माना जाएगा? सिमेट्रिकली फील्ड। ओके, तो अगर T2G और EG ऑर्बिटल दोनों के दोनों सिमेट्रिकली फील्ड हैं तभी वो सिमेट्रिकली फील्ड कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम केस लेते हैं, कौन सा? D5 का केस लेते हैं, तो D5 के केस में वीक लिगेंड फील्ड है। तो यहाँ पे T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो केस है कैसा हुआ? सिमेट्रिकली फील्ड का केस हुआ। मैंने तुमको बताया था कि अगर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्रिकली फील्ड माना जाएगा, और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो सिमेट्रिकली अरेंजमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो MnF6 4 नेगेटिव, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या? D5 स्पीसीज है ये, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है? डिस्टोर्शन नहीं है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, इसी प्रकार एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है? अगर T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टोर्शन हो जाएगा, मतलब उस डिस्टोर्शन को क्या बोलेंगे? जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, अब डिस्टोर्शन की वजह से क्या होता है? ऑक्टाहाइड्रल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है? हमारे जो मेटल हमारा सेंटर में है, 4 लिगेंड हमारे क्या है? प्लेन में है, और 2 लिगेंड क्या है? एक अबोव द प्लेन में, एक बिलो द प्लेन में। जो अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन में जो लिगेंड हमारे वो क्या होते हैं? इलोंगेट हो जाते हैं या फिर कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, या तो इलोंगेशन हो जाएगा या फिर कंप्रेशन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? जॉन टेलर डिस्टोर्शन। ठीक है, अब देखो आगे। द 2 EG ऑर्बिटल्स DX² Y² एंड DZ² आर नॉर्मली डीजनरेट। जो हमारा EG ऑर्बिटल्स है वो क्या होता है? नॉर्मली डीजनरेट होता है। हाउएवर फिर भी इफ़ दे आर एसिमेट्रिकली फील्ड, यदि वो है तो डीजनरेसी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। एंड 2 ऑर्बिटल्स आर नो लॉन्गर इक्वल इन एनर्जी के अंदर इक्वल नहीं होंगे। इफ़ द DZ² ऑर्बिटल्स कंटेन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन देन द DX² - Y² orbitals, then the ligands approaching along Z plus Z and minus Z will encounter greater repulsion than the other 4 ligands। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 केस आते हैं। इलोंगेशन के केस में क्या होता है कि हमारे 4 जो लिगेंड हैं वो मेटल के को अप्रोच करेंगे, मतलब और छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे, और 2 लिगेंड्स क्या होंगे? लार्जर हो जाएंगे। ठीक है, कंप्रेसर के केस में क्या होगा? 4 लिगेंड्स बिकम्स लार्जर एंड 2 लिगेंड्स बिकम स्मॉल। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, दिस रिपल्सन एंड डिस्टोर्शन रिजल्ट्स इन इलोंगेशन ऑफ द ऑक्टाहाइड्रोन अलोंग द जेड एक्सिस। दिस इज कॉल्ड टेट्रागनल डिस्टोर्शन। टेट्रागनल डिस्टोर्शन में क्या होता है? टेट्रागनल डिस्टोर्शन और एक होता है टेट्रागनल कंप्रेशन। तो ये दो मैंने आपको समझा दिया कि टेट्रागनल डिस्टोर्शन बोलते हैं इसको। तो टेट्रागनल डिस्टोर्शन में क्या होता है कि हमारे क्या होते हैं? 2 जो लिगेंड हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, और 4 लिगेंड जैसे हैं वैसे की वैसे रहेंगे। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? 2 लिगेंड हमारे कंप्रेस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, और 4 लिगेंड लार्ज हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागनल कंप्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या लिख रहा है? दिस मीन्स द लिगेंड्स अप्रोच मोर क्लोजली अलोंग द जेड एक्सिस को क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। दस देर विल बी 4 लॉन्ग बॉन्ड्स एंड 2 शॉर्ट बॉन्ड आर कॉल्ड टेट्रागनल कंप्रेशन।
यहाँ पे क्या टेट्रागनल इलोंगेशन, यहाँ पे देखो ध्यान से, टेट्रागनल इलोंगेशन जो है वो मच मोर कॉमन देन टेट्रागनल कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल CrF2 का हमने एग्जांपल लिया जो कि डिस्टोर्टेड है रूटाइल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव इज ऑक्टाहाइड्रल सराउंडेड बाई, यहाँ पे ये मत सोचना कि CrF2 है तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 ही है, ये Cr के सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन एटम सराउंडिंग में है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है इसकी। तो क्रोमियम के सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन एटम क्या है, 6 क्रोमियम लिगेंड्स क्या है सराउंडिंग में है, ठीक है। और क्रोमियम और फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.98 से लेके 2.01 एंगस्ट्रॉम तक। अब एक एग्जांपल है, मैनी कॉपर के जो सोल्ट हमारे वो क्या शो करते हैं, टेट्रागनल डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर वो शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि कॉपर के पास, कॉपर 2 पॉजिटिव के पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, T2G में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में कितने हैं, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या हुआ, एसिमेट्रिकली फील्ड हुआ, तो डिस्टोर्शन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब क्या है, मिनिमाइज करने के लिए रिपल्सन को लिगेंड्स तो क्या करता है, वो यहाँ पे समझा रखा है कि द 2 लिगेंड्स अलोंग Z plus Z and minus Z are repelled more strongly than the other 4 ligands, ठीक है। यहाँ पे JTD के बारे में बता रखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, द जोन टेलर डिस्टोर्शन स्टेट्स दैट एनी नॉन लीनियर मोलिकुलर सिस्टम इन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विल बी अनस्टेबल, विल अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिस्टोर्शन टू लोअर इट्स सिमेट्री एंड रिमूव द डिजेनरेसी। ओके, यहाँ पे समझा रखा है कि वीक लिगेंड फील्ड के केस में क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के केस में क्या होगा। D8 स्पीशीज का एग्जांपल यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। तो उसका D8 अरेंजमेंट समझा रखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्टाहाइड्रल फील्ड के केस में। JTD टेट्रागनल डिस्टोर्शन का जो स्प्लिटिंग है वो सबसे पहले क्या बताया था, D ऑर्बिटल T2G और Eg ऑर्बिटल में स्प्लिट अप हो गए। उसके बाद क्या हुआ, T2G तो ऐसे कैसे रहा, फिर Eg ऑर्बिटल को फिर फर्दर स्प्लिट अप हो गई, ठीक है। क्या हुआ, Eg ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट अप हो गए इनटू dz² एंड dx² माइनस y² पे। अब आगे नेक्स्ट एनर्जी अगर बढ़ाई तो हमने क्या किया, T2G ऑर्बिटल फर्दर क्या हो गए, स्प्लिट अप हो गए, किसमें, dxz dyz एंड dxy। ओके, यहाँ पे क्या बता रखा है, सबसे पहले तो डी जो ऑर्बिटल्स थे हमारे 5 वो स्प्लिट अप हो गए T2G में और Eg में। फिर बाद में क्या हुआ, T2G ऑर्बिटल फिर से स्प्लिट अप हो गए और Eg ऑर्बिटल फिर से स्प्लिट अप हो गए। थैंक यू।